नमस्कार आदाब। मैं नमित कुमारी आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, आप वीडियोस को देखते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि किन किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस चाहते हैं। बट अभी भी मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि कुछ मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो वीडियोस देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते या वीडियोस को शेयर नहीं करते। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको मेरा पढ़ाया हुआ इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आप चाहें तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि और ज्यादा हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ेंगे और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाऊंगी। इसी के साथ हम आज का काम स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे ये कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट की है कि मुझे किसी एक 11th क्लास के अकाउंट्स का पूरा सिलेबस करा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप 11th में जो आपके पास कॉमर्स के बेसिक्स होते हैं अगर वही आपके क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली 12th क्लास में आपको अकाउंट्स में प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप बीकॉम बीबीए वगैरह करते हैं तो उसमें भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, वहां पर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो किसी भी सब्जेक्ट को थॉरली समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसके बेसिक्स पर अपनी पकड़ बनाना, यानी अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना, तभी आप सीए सीएस या कोई और एग्जाम अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज से एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें हम क्लास 11th का अकाउंट्स कंप्लीट पढ़ेंगे। थियोरेटिकल पोर्शन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स कवर करेंगे। इससे आपको दो बेनिफिट होंगे, एक तो आपका जो 11th का सारा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा एंड सेकंड आपका सिर्फ 11th का ही नहीं, आपका 12th एंड कॉलेजेस के लेवल का भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएंगे। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट देख ली तो आप अकाउंट्स में कभी फेल हो ही नहीं सकते। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। बहुत से बच्चे डीके गोयल फॉलो करते हैं, बहुत बेस्ट बुक है। कुछ स्टूडेंट्स कोई और ऑथर भी फॉलो कर रहे होंगे, डजेंट मैटर। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप कोई भी बुक फॉलो कीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग है क्या चीज। देखिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट क्या चीज है, बेसिकली उसका मीनिंग क्या है। अकाउंटेंसी, क्या जरूरत है अकाउंटेंसी की, क्यों ये हमारे एज अ सब्जेक्ट हमें पढ़ाया जा रहा है। देखिए जब एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उस टाइम पर उसके ज्यादा कस्टमर्स नहीं होते और उसके लिए जो वो सामान खरीदता है उसको माइंड में स्टोर करके रख सकता है कि हाँ मैंने इतना सामान खरीदा, इतने का सामान बेचा है ना। जब बिजनेस स्मॉल लेवल पर होता है वो ये काम कर सकता है, लेकिन 10-15 डेज या 20 डेज बीतने के बाद या महीना हो जाने के बाद उसके लिए ये थोड़ा याद रखना मुश्किल हो जाता है कि कितने कस्टमर्स के साथ उसने डील किया, कितना सामान उसने बेचा, कितना उसके पास आया, क्या प्रॉफिट उसने कमाया, है ना। उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इतनी सारी चीजें याद रखने की बजाय एक बिजनेसमैन क्या करता है कि एक नोटबुक लगा लेता है और उस पर डे टू डे ट्रांजेक्शन्स नोट करना स्टार्ट कर देता है, यानी रोज लिखने लग जाता है कि मैंने कितने कस्टमर्स को सामान बेचा, कितने का बेचा, कितना सामान उधार में गया, कितना कैश में गया, प्रॉफिट कितना हुआ, ये सारी चीजें वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता है। लेकिन जो चीज उसने बनाई है उसे वो खुद ही तो समझ सकता है क्योंकि उसने अपनी लैंग्वेज में लिखा है। अगर कोई और उसकी बुक्स को ओपन करके चेक करना चाहेगा तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, उसे वो समझ नहीं आएगा कि उसने क्या लिखा है ना। तो इसीलिए ये ध्यान में रखा गया कि क्यों ना एक ऐसा टॉपिक बना दिया जाए, एक ऐसा सब्जेक्ट या ऐसे रूल्स बना दिए जाएं जिनको हर बिजनेसमैन फॉलो करे। यानी अगर कोई भी बिजनेस चला रहा है, चाहे वो छोटा लेवल का है चाहे वो बड़े लेवल का है, जो भी इंसान बिजनेस कर रहा है उसकी जो बुक्स मेंटेन होंगी वो कुछ प्रॉपर प्रिंसिपल्स एंड रूल्स के बेसिस पर बननी चाहिए, जिससे कि उसकी बुक्स को सिर्फ वही समझ ना पाए बल्कि बाहर का भी कोई पर्सन उसकी बुक्स को समझ सके। पूरे वर्ल्ड में बुक्स में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट लाया गया। यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक जैसा, यानी आप चाहे इंडिया में बिजनेस करें चाहे फॉरेन में बिजनेस करें, कहीं पर भी आप बिजनेस करें, आप जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं वो सारी की सारी बुक्स जो हैं एक ही रूल प्रिंसिपल्स पर बनाई जाएंगी, जिससे कि कोई भी पर्सन अगर उसे चेक करना चाहे इजीली चेक कर सकता है। ठीक है,
तो अकाउंटेंसी बेसिकली क्या है, उन रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स का एक ग्रंथ है जिसे पढ़ने से हमें पता चलता है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बुक्स कैसे बननी चाहिए, किन रूल्स पर बननी चाहिए। ठीक है, तो अकाउंटेंसी आपको क्लियर हो गया। देखिए, घबराने वाली बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब आप 10th तक साइंस एंड आर्ट्स पढ़ते हैं, मींस साइंस के सब्जेक्ट्स हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो आपके लिए साइंस या आर्ट्स 11th में लेना इजी हो जाता है ना। बट मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब वो कॉमर्स में आ जाते हैं, क्योंकि कॉमर्स में अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो उन्होंने ना कभी पढ़े होते ना कभी सुने होते, तो वो घबरा जाते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका हौसला बरकरार रखिए, आप मेरे वीडियोस को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। बहुत ही आसान, देखिए अकाउंटेंसी से सिंपल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं, बस जरूरत है उसको समझने की। तो हमने अभी क्या समझा कि अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो बुक्स में भी दी हुई है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन which are part at least of financial nature and interpreting the results। पहले आप इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी रहे। जो इसकी डेफिनेशन में लिखा गया है वहीं से इसके फीचर्स बनेंगे, पहली बात। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या कहती है, वन बाय वन हम उसको रीड करते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है, एक तरह की कला है जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। किस चीज की रिकॉर्डिंग करेंगे, यहाँ कोई फिल्म शूट तो नहीं हो रही है कि जिसकी आप फिल्म की शूटिंग को रिकॉर्ड करेंगे, है ना। यहाँ पर रिकॉर्डिंग होगी ट्रांजेक्शन्स की, यानी आपने दिन भर में कितने का सामान खरीदा है, कितना सामान आपने बेचा है, कितना स्टॉक आपके पास पड़ा है, कितने कस्टमर्स को क्रेडिट पर सामान बेचा गया, कितनों को कैश पर बेचा गया, ये सारी चीजें आप डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये एक कला है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। फिर क्या करते हैं, क्लासिफाइंग। अब ये क्लासिफाइंग क्या है, क्लासिफाइंग का मतलब होता है चीजों को बांट देना। जैसे कि 10th पास करके जब आप 11th में आते हैं तो आप सभी बट जाते हैं, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स। साइंस में भी मेडिकल, नॉन मेडिकल, आपका क्लासिफिकेशन हो जाता है और फिर उसके बेसिस पर ही आपके सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। वैसे ही अकाउंट्स में भी हम चीजों का क्लासिफिकेशन करते हैं। कैसे, सपोज करते हैं मेरे बिजनेस को चलते हुए 2 महीने हो गए, 2 महीने में मैंने सपोज 20 कस्टमर्स के साथ डीलिंग की है। हर रोज किसी ना किसी कस्टमर के साथ मेरी डीलिंग हो रही है, मैंने उनको पूरा 2 महीने पेजेस पे रिकॉर्ड करा है। ठीक है, अब अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आपने मिस्टर राम के साथ कितने का सामान खरीदा, बेचा, कितने की डीलिंग की, मुझे बताइए, तो ये बताना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना, कि मैं पहले 2 महीने के हर डेट के पेजेस खोल खोल के देखूं कि राम के साथ कितनी डीलिंग हुई है, तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, यानी राम के साथ जितनी भी डीलिंग्स की गई हैं उसका एक पर्टिकुलर अकाउंट बना देंगे, राम अकाउंट, और राम से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन वहां डाल देंगे। इसी तरह श्याम के साथ जितनी भी डीलिंग की है पिछले 2 महीने में, वो सारे के सारे श्याम के अकाउंट में डाल देंगे, खाते में। ठीक है, इसी तरह और कस्टमर्स का भी कर देंगे, फर्नीचर का, स्टॉक का, हर चीज का एक अलग खाता बना दिया जाता है और उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। अब कोई भी आपसे पूछे कि राम के साथ कितनी डीलिंग हुई है, तो आपको सारी बुक्स चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल राम का अकाउंट ओपन कीजिए और वहां से देख लीजिए। तो जब आप सभी ट्रांजेक्शन्स को उनके पर्टिकुलर अकाउंट में डाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लासिफाइंग करना। ठीक है, अब हमने रिकॉर्ड भी कर लिया, हमने क्लासिफाई भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर। समराइजिंग का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से बुक्स बनाना, ताकि आप चेक कर सको कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना आपको लॉस हुआ है, कितना स्टॉक आपके पास पड़ा है, कितना कैश आपको लेना है किसी से, कितना कैश आपको देना है किसी को, ये सारी चीजें इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी बुक्स में जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो टर्म्स ऑफ मनी में होगी। टर्म्स ऑफ मनी का मतलब कि आप लिखेंगे कि हमने जो सामान खरीदा है वो कितने रुपए का खरीदा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपने लिखा मैंने 100 टेबल फैन खरीदे हैं, तो वो अकाउंटिंग नहीं है जब तक कि आप ये नहीं लिखोगे कि आपका एक टेबल फैन कितने का था।
अगर आप ये लिख देते हैं हमने 100 टेबल फैन खरीदे और एक टेबल फैन जो था हमारा वो 500 का था, तब जाके वो अकाउंटिंग बनता है। यानी अकाउंट्स में हमेशा पैसे का जिक्र होना जरूरी है, ठीक है। देन ट्रांजेक्शंस, यानी जो भी चीजें आप खरीद रहे हो बेच रहे हो उसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं। विच आर पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल नेचर। अब एक और खास बात, जो भी रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो वो सभी ट्रांजेक्शंस फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए। फाइनेंशियल नेचर का मतलब रिलेटेड टू मनी। अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसमें पैसे का लेन देन नहीं हुआ, वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होता। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करते हैं कंपनी में स्ट्राइक हो गई है, वर्कर्स ने हड़ताल कर दी है, प्रोडक्शन रुक गया है। नो डाउट प्रोडक्शन रुकने से कंपनी को लॉस हुआ है, लेकिन उस स्ट्राइक की वजह से या मैनेजर और वर्कर के बीच होने वाले झगड़े में पैसे का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना तो पैसा आया ना तो पैसा गया। तो जब किसी झगड़े में पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हम उसको बुक्स में भी नहीं लिखेंगे। हम स्ट्राइक अगर कंपनी में हुई है उसको भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है, वहां पैसे का लेन देन नहीं हुआ, ठीक है। अब आपने फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे और लास्ट में आप क्या करेंगे, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, यानी कि जो रिजल्ट आपने फाइंड आउट किए कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, वो सारा रिजल्ट आप दूसरे लोगों को भी इंटरप्रेट करेंगे, यानी आसान भाषा में दूसरे लोगों को समझाएंगे। अब ये दूसरे लोग कौन है, आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें अकाउंटिंग समझ आ गया, बेस्ट डेफिनेशन है ये अकाउंटिंग की। अब हमने जो इसकी डेफिनेशन टुकड़ों में पढ़ी है वहीं से हमारे फीचर्स बनेंगे। फीचर्स क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर क्या खास बात है, यानी अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या खासियत है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। अकाउंटिंग को साइंस भी कहा जाता है और आर्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि साइंस क्या होती है, बेस्ड होती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर। साइंस में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कभी बदलते नहीं है, रूल्स होते हैं जो कभी बदलते नहीं है। जैसे कि अगर आप चुंबक मैग्नेट लेते हैं तो उसकी जो सेम साइड्स होती हैं वो हमेशा एक दूसरे से दूर जाती हैं, और अगर आप अपोजिट साइड्स को पास लाएंगे तो वो चिपक जाती है। ये जो रूल बना है ये आज नहीं, सदियों पहले बन गया था और ये आज भी चल रहा है और ये सदियों बाद तक भी चलता रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। इसी तरह ऊपर से कोई चीज नीचे फेंकोगे तो वो नीचे ही आएगी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो वैसे ही जो हमारी अकाउंटिंग है उसमें भी कुछ ऐसे रूल्स और प्रिंसिपल्स बना दिए गए हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, वो कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है। इसीलिए अकाउंटिंग को साइंस कहा जाता है, क्योंकि वहां कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। मगर अकाउंटिंग को आर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स जो रूल्स हमें सिखाए गए हैं वो सीखने के बाद जब मैनेजर अकाउंट्स बना रहा होता है तो वहां पर वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चीजें करता है, ठीक है। जितना एफिशिएंट वो होगा वो उतना एफिशिएंटली मैनेज करेगा ना कंपनी को। तो जहां पर एफिशिएंटली की चीज आ जाती है वो होती है आर्ट, यानी कि बिजनेस चलाना एक तरह की कला है और इसीलिए अकाउंटिंग को भी आर्ट कहा गया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं जो मनी से रिलेटेड होती हैं। जो ट्रांजेक्शन पैसे से रिलेटेड नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे मैंने किसी को दान दे दिया है, मेरे पास एक फर्नीचर सोफा पड़ा था, मैंने वो किसी को दान दे दिया। दान देने के बाद मुझे बदले में तो कोई कैश नहीं मिला, ठीक है, इसलिए वो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नहीं है और वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। देन रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि जो भी चीज आप रिकॉर्ड करेंगे उसकी कीमत हमेशा आपको बिजनेस में लिखनी पड़ेगी कि कितने ही रुपए की वो चीज थी। क्लासिफाइंग, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो भी रिकॉर्डिंग हुई है उनको अपने अपने खातों में ट्रांसफर करना, ठीक है। समराइजिंग, यानी ये चेक करना कि हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। इंटरप्रेटिंग ऑफ रिजल्ट्स, यानी जो भी रिजल्ट आपने पाए हैं, यानी आपने चाहे प्रॉफिट कमाया है चाहे आपने लॉस कमाया है, वो सारा का सारा आपको एक आसान भाषा में पब्लिश करवाना पड़ता है ताकि बाहर के लोग उसके बारे में जानकारी हासिल कर सके।
एंड कम्युनिकेटिंग, यानी कि जो भी रिजल्ट्स आपके पास आए हैं उनको जब भी कोई आपसे रिजल्ट जानना चाहे उसको वो चीज आप कम्युनिकेट करें, यानी उसको बताएं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। चाहे फिर वो गवर्नमेंट आपसे इंफॉर्मेशन मांगे, चाहे आपके एम्प्लॉयज मांगे, जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगे आप उसको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इस टॉपिक के बाद एक टॉपिक और आता है आपकी बुक्स में जिसका नाम है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आई होप आपने वो देखी है। इन केस आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो के नीचे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो है ऑब्जेक्टिव्स या एम ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग करने का हमारा मकसद क्या है। हमने अकाउंट्स जो सब्जेक्ट बनाया उसके पीछे हमारा क्या मोटिव है। सो फर्स्ट पॉइंट इज टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो रही है उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना हमारा मोटिव है, क्योंकि एक बिजनेसमैन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो डे टू डे होने वाली ट्रांजेक्शंस को माइंड में स्टोर करके रखे, कहीं ना कहीं उसे वो चीज रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो रिकॉर्ड करने का एक सही तरीका हमने बिजनेसमैन को प्रोवाइड किया है। सेकंड, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा जो मेन मोटिव है वो ये कि हम जान सके कि हमें बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। थर्ड इज टू नो कॉजेज ऑफ लॉसेज एंड प्रॉफिट्स, एक बिजनेसमैन ये भी जानना चाहता है कि अगर उसे बिजनेस में लॉस हुआ है तो उसका क्या कारण है, और अगर उसे प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो उसका क्या कारण है। लॉस वो इसलिए जानना चाहता है क्योंकि अगर उसे पता चल जाए कि इस साल उसे लॉस इन वजह से हुआ तो नेक्स्ट ईयर में वो उन गलतियों को दोहराएगा नहीं, उन चीजों को अवॉइड करेगा ताकि उसको लॉस ना हो, है ना। और वो प्रॉफिट्स क्यों हुए ये इसीलिए जानना चाहता है ताकि नेक्स्ट ईयर भी वो उन्हीं चीजों को फॉलो कर सके जिन चीजों को उसने पिछले साल फॉलो करके प्रॉफिट कमाया था, क्योंकि हर बिजनेसमैन प्रॉफिट चाहता है। तो पिछले साल हमने जो कुछ किया जिससे हमें प्रॉफिट मिला, ऑब्वियसली हम अगले साल भी वही करना चाहेंगे, इसीलिए वो प्रॉफिट या लॉस का कारण जानना चाहता है। नेक्स्ट, टू एसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है ये जानने के लिए भी अकाउंटिंग बहुत जरूरी है। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, देखिए जैसे हमारी क्लास में होती है ना पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे पता चलता है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये थोड़ा कम इंटेलिजेंट है, जो लास्ट आता है हम कहते हैं ये तो बैक बेंचर है, नालायक है ना, कुछ इस तरीके से। तो वैसे ही कंपनीज में भी होता है कि अगर आप जानना चाहते हो कि एक कंपनी बेस्ट है या नहीं, ये सिर्फ अकाउंटिंग से पता चलता है, क्योंकि अकाउंटिंग में एक बैलेंस शीट बनाई जाती है, वो हम आगे पढ़ेंगे बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट बनाई जाती है जिसमें कंपनी की एक्चुअल पोजीशन पता चलती है कि उसके पास कितने प्रॉफिट्स हैं, कितना पैसा उसको मार्केट से एज अ लोन मिला हुआ है, कितना पैसा है उसको जो किसी को देना है, कितना पैसा उसको किसी से रिसीव करना है, उसके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी वो बेटर पोजीशन में है या नहीं, गंदी पोजीशन में है या नहीं, ये सारी चीजें हमें अकाउंटिंग से पता चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टू नो फ्रॉड्स एंड एरर्स, अकाउंटिंग हमें मदद करता है ये चेक करने में कि कहीं आपकी बुक्स में किसी तरह की कोई गलती तो नहीं हो रही या कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, क्योंकि अकाउंटिंग कुछ सिद्धांतों पर बनी होती है, यानी कुछ प्रिंसिपल्स पर बनी होती है। अगर किसी अकाउंटेंट ने उन प्रिंसिपल्स को ब्रेक करके आपकी अकाउंटिंग की है तो ऑब्वियसली आप उसकी वो गलती पकड़ सकते हैं, आप उसका वो फ्रॉड पकड़ सकते हैं। अगर कोई प्रिंसिपल्स ही नहीं होंगे तो आप सामने वाले की गलती पकड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमारा मेन मकसद है कि किसी भी तरह के फ्रॉड या एरर को रोका जा सके। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, वेरियस पार्टीज का मतलब एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, ये सभी लोग हमारी कंपनी की पोजीशन जानना चाहते हैं, हमारे प्रॉफिट्स के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। तो इन लोगों को अगर हम जानकारी देना चाहेंगे तो उसके लिए अकाउंटिंग हमें मदद करता है। नेक्स्ट, टू नो ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट्स, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये हमें ये हेल्प करता है जज करने में कि हर साल हमारे प्रॉफिट्स का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है कि नहीं, यानी हर साल हम ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, या हमारे प्रॉफिट्स डाउन जा रहे हैं, किस तरह का ट्रेंड हमारे बिजनेस में चल रहा है ये चेक करने में हमें मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको टॉपिक को कवर करने में हेल्प मिले, नोट्स आप बना सकें। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग का, यानी कि अकाउंटिंग का मकसद तो हमने जान लिया, हमने ये भी देख लिया कि अकाउंटिंग के अंदर क्या खासियत होती है, बट
अकाउंटिंग क्या क्या काम करता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो जो हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़े थे कुछ हद तक वही फंक्शंस है, क्योंकि अकाउंटिंग को बनाने का जो मकसद था वो यही तो था कि अकाउंटिंग ये वाले काम कर सके, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट इज मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। समझ ही गए होंगे आप, सही तरीके से सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड हो जाएं, एक सिस्टमैटिक तरीके से ये काम हो जाए, ये इसका फंक्शन है। सेकंड, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू पार्टीज, सामने वाली पार्टी को हम रिजल्ट प्रोवाइड कर सके बिना किसी फ्रॉड के। देन प्रोटेक्टिंग एसेट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस में यूज होने वाले कैश, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट एक्सेट्रा, बहुत सी चीजें होती हैं जो बिजनेस की अपनी चीजें होती हैं, उन चीजों को हम एसेट्स बोलते हैं जिस पर कंपनी का अधिकार होता है। तो अकाउंटिंग हमें उन एसेट्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। देन ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप का मतलब एक ट्रस्ट, एक बॉन्ड बन जाता है। जो कंपनी प्रॉपर अकाउंटिंग के बेसिस पर अपनी बुक्स बनाती है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन हो जाती है, क्योंकि हर इंसान को पता है कि इसकी बुक्स में किसी तरह का फ्रॉड नहीं है, ये अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पर बनाया गया है। इससे क्या होता है, एक ट्रस्ट बन जाता है, बाहर वाले लोग आपकी कंपनी पे ट्रस्ट करने लगते हैं, आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं, तो ये उस तरह का ट्रस्ट बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मेंबर्स हमेशा पॉलिसीज बनाने में, रूल्स बनाने में लगे रहते हैं, नए नए प्लान्स बनाते हैं, ठीक है ना, नए नए प्रोजेक्ट्स में मनी इन्वेस्ट करते हैं। तो किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाना चाहिए, ये डिसीजन लेने में उनको अकाउंटिंग हेल्प करती है। क्योंकि अगर आपके प्रॉफिट्स रेगुलरली बेसिस पर बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप प्रोजेक्ट्स, नए नए प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी लॉस में जा रही है तो आप और प्रोजेक्ट्स में हाथ डालेंगे तो वो आपके लिए नुकसान वाली बात हो जाएगी, है ना। तो आपको आगे फ्यूचर में क्या प्लान करना चाहिए, मैनेजमेंट को क्या डिसीजंस लेने चाहिए, ये सारा अकाउंटिंग पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट, कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड का मतलब ये कानूनी तौर पर भी जरूरी है कि आपकी जो बुक्स बनाई जा रही हैं वो प्रॉपर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हो, ताकि अगर इन फ्यूचर कोई एम्प्लॉय, कोई कस्टमर, कोई सप्लायर, कोई भी आपकी कंपनी के ऊपर केस करता है, किसी भी तरह का केस करता है, आपके साथ डिस्प्यूट करता है, तो आप अपनी बुक्स कोर्ट में जाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सर देखिए हमने तो अपने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हैं, पूरा प्रिंसिपल्स हमारे के बेसिस पर हमारी बुक्स बनी है, हमने किसी तरह का फ्रॉड नहीं किया। तो वो आपके लिए एक तरह से प्रूफ हो जाता है। अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग फॉलो नहीं कर रहे तो आप कोर्ट में किसी भी तरीके से अपनी बुक्स को लीगली शो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते कि आप लीगली सही तरीके से काम करें तो उसके लिए अकाउंटिंग जरूरी है। एंड नेक्स्ट, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इंसान आपकी बुक्स बना रहा है, जो अकाउंटेंट आपकी बुक्स बना रहा है, वो उसके लिए जिम्मेदार है। अगर बुक्स में किसी भी तरह का फ्रॉड होता है, किसी तरह की एरर होती है, तो आप मैनेजर को अपने अकाउंटेंट को पकड़ सकते हैं कि भाई तूने ये गलती क्यों की है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में हमें मदद करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स या सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग तो एक सब्जेक्ट हो, एक प्रोसेस हो गया ना, तो कितनी तरह की अकाउंटिंग्स होती हैं हमारे बिजनेस में। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो चार्ट बनाया है मैंने, ये ऊपर वाला, ये टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग का है, और ये जो नीचे कुछ बेसिक टर्म्स लिखी है ये अलग टॉपिक है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप जो है हमारा, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल यानी मनी, पैसे से रिलेटेड। तो अगर एक बिजनेसमैन ये नोट करता है कि कितना पैसा उसके पास आया है, कितना गुड्स उसने बेचा है, मतलब सामान कितना बेचा है, कितना उसको उधार किसी को देना है, कितना उधार उसको किसी से लेना है, इस तरह की चीजें जब वो लिखता है बिजनेस करते समय, प्रॉफिट और लॉस चेक करता है, तो उसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप है कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए, जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो बिजनेस अलग अलग तरीके का होता है। कहीं पर तो हम प्रोडक्शन का काम करते हैं और कहीं पर हम सेलिंग का काम करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब कि आपने कुछ सामान खरीदा, कच्चा माल, रॉ मटेरियल लेकर आए, उससे प्रोडक्ट बनाया और फिर उसको मार्केट में बेचा, तो वो होता है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन बिजनेस। और एक होता है कि बना बनाया सामान किसी से खरीद के आपने उसको फिर मार्केट में किसी और को बेच दिया, वो होता है सेलिंग बिजनेस। तो जब हम प्रोडक्शन बिजनेस करते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, बनाने का काम करते हैं, तो वहां पर प्रोडक्ट को बनाते समय हमारा कुछ खर्चा होता है,
जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि सपोज करते हैं मेरा अगर काम है ये बोर्ड बनाने का, ठीक है, तो मैं ये व्हाइट बोर्ड बना रही हूँ। व्हाइट बोर्ड बनाने के लिए मुझे मटेरियल चाहिए, प्लास्टिक, लोहा, लेबर की जरूरत है, मशीन की जरूरत है जो इसको प्रॉपर शेप देगा, है ना। तो ये सारी चीजें फ्री में तो नहीं होंगी, इन सभी चीजों के ऊपर मुझे कुछ खर्चा करना पड़ेगा, उसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? ये वो अकाउंटिंग है जो आपको हेल्प करती है आपके प्रोडक्ट को बनाने में आने वाले खर्चे को कम करने में मदद करती है, ठीक है। यानी कि सपोज अगर मुझे एक बोर्ड बनाने में खर्चा आ रहा है 200 रुपीज टोटल, तो कॉस्ट अकाउंटिंग मुझे हेल्प करती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दी जाए, 200 से भी कम कर दी जाए, ताकि मैं कम कीमत पर मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकूं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सकूं, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक काम हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग बेसिकली मैनेजर्स के लिए होती है। ये मैनेजर्स को बताती है कि वो एम्प्लॉयज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे एम्प्लॉयज के से अच्छे से काम करवा सकते हैं, ठीक है। देन टैक्स अकाउंटिंग, जहां पर आप सीखते हैं कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, किन किन चीजों पर टैक्स का क्या परसेंट लगाया जाता है, ठीक है। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यानी कि ये अकाउंटिंग आपको मदद करती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में, कि आप सोसाइटी के लिए क्या काम कर सकते हैं, कैसे आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाकर सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे डिफरेंट तरह की अकाउंटिंग। आपके 11th के सिलेबस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये सारी अकाउंटिंग आप बाद में बीकॉम में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये 3 चीजें हैं जिसमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है ये तीनों ही सेम है, बट ऐसा नहीं है। देखिए अकाउंटिंग ना एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जो कहां से शुरू होता है कि बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन घटे, मतलब बिजनेस में कुछ इंसिडेंट होगा, फिर उस इंसिडेंट को हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि मैंने कुछ सामान बेचा है तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया, फिर मैंने उसको क्लासिफाई किया, फिर मैंने चेक किया कि कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, फिर मैंने वो रिजल्ट्स बनाकर बाहर वाले लोगों को रिजल्ट कम्युनिकेट किया। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है ना, इसी को हम अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं। अब अकाउंट्स यानी अकाउंटेंसी क्या है? एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है कि अकाउंटिंग कैसे की जाए। समझिए इस बात को, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जिसमें यह बताया जाता है कि अकाउंटिंग कैसे की जाए, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जहां पर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से लेकर एंड तक का सारा काम करते हैं, ठीक है। अब ये तो एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, लेकिन कौन सा स्टेप पहले करना है, लाइक रिकॉर्डिंग पहले करनी है या समराइजिंग करनी है या कम्युनिकेटिंग करना है, क्या चीज पहले करनी है, कैसे करनी है, किस प्रिंसिपल के आधार पे करनी है, ये सारी चीजें हमें कहां से पता लगती है? अकाउंटेंसी से। यानी ये सब्जेक्ट की नॉलेज हमें बताता है कि अकाउंटिंग कैसे की जाए, ठीक है। तो आई थिंक इसमें तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। बुक कीपिंग क्या है? सिंपल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग है। मतलब ये काम तो एक क्लर्क भी कर सकता है कि कितना सामान आया, कितना गया, किसको कितने का सामान बेचा, ठीक है, कितने का उधार लेना है, कितना उधार किसी का चुकाना है। ये सिंपल रिकॉर्डिंग करने का काम जो होता है, जो बुक्स में सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है, उसे बुक कीपिंग कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन बुक कीपिंग के आगे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, रिजल्ट्स कम्युनिकेट करना, ये सारा काम जो करता है वो अकाउंटिंग में होता है। तो यानी बुक कीपिंग अकाउंटिंग का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, या ये कह लीजिए अकाउंटिंग साइकिल जब स्टार्ट होती है तो पहले 2 स्टेप जो है, सिर्फ 2 स्टेप वो बुक कीपिंग में आते हैं, और उसके बाद के सारे स्टेप A to Z अकाउंटिंग में आते हैं। और ये स्टेप्स कैसे होंगे, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सारी जानकारी हमें अकाउंटेंसी से मिलती है, ठीक है। तो आसान भाषा में कहा जाए, अकाउंटेंसी सबसे बड़ा है, अकाउंटिंग उसका पार्ट है, और बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है। यानी ये सबसे स्मॉल चीज का स्मॉल लेवल पे माना जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी हमने बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का मीनिंग पढ़ा, अब हम इनके बीच में डिफरेंस को भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच के डिफरेंस की। ये पॉइंट्स जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये वाला टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज स्कोप। बुक कीपिंग का स्कोप जो है वो नैरो है
और अकाउंटिंग का स्कोप जो है वो ब्रॉड है। बुक कीपिंग का स्कोप नैरो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का काम किया जाता है या ज्यादा से ज्यादा उसको समराइज कर दिया जाता है, अलग अलग खातों में उनको डाल दिया जाता है। इसके आगे का सारा प्रोसेस अकाउंटिंग में होता है, इसीलिए ये ज्यादा बड़ा माना जाता है। स्टेज, बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग सेकेंडरी, क्योंकि पहले बुक्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद ही कोई काम स्टार्ट होता है। तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है। थर्ड, ऑब्जेक्टिव, बुक कीपिंग का मकसद है सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना और समराइज करना, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना और उनको क्लासिफाई करना, इसके आगे वो कुछ नहीं करता। जहां से हमारी बुक कीपिंग खत्म होती है वही उसके बाद हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना, यानी देखना कि बिजनेसमैन के पास कितना कैश पड़ा है, कितना उसको उधार लेना है किसी से, कितना उधार उसको चुकाना है, कितने उसके पास एसेट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। देन नेचर ऑफ जॉब, बुक कीपिंग जो जॉब है वो रूटीन जॉब है, क्योंकि यहाँ पर हम हर रोज होने वाले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। मगर अकाउंटिंग एक एनालिटिकल जॉब है जहां पर डिटेल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। बुक कीपिंग को परफॉर्म करने वाले कौन होते हैं? जूनियर स्टाफ, यानी क्लैरिकल स्टाफ इसको परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि सिर्फ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही तो करनी है, लेकिन उसके आगे का सारा काम यानी अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स की बेसिस पर जब हम काम करते हैं तो वो काम सीनियर स्टाफ के थ्रू किया जाता है, यानी अकाउंटेंट के थ्रू। नेक्स्ट, नॉलेज लेवल, बुक कीपिंग के लिए हमें ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती, लिमिटेड नॉलेज बहुत होती है, बट अकाउंटिंग के लिए हमें हाई लेवल की नॉलेज चाहिए, डिग्री चाहिए प्रॉपर, ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर सभी रूल्स, रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है कि किन किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम बुक्स बना सकते हैं। और अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटेंसी को फॉलो करने के बाद जब हम एक्चुअल में बुक्स बनाते हैं उस प्रोसेस को अकाउंटिंग कहते हैं। तो यही पॉइंट हमारा मीनिंग में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड, स्कोप, किसका स्कोप बड़ा है? ऑब्वियसली अकाउंटेंसी का स्कोप बड़ा है, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट है जिसमें हर चीज की इंफॉर्मेशन दी गई है, और अकाउंटिंग सिर्फ उसका एक हिस्सा है जिसमें हम उन इंफॉर्मेशन के थ्रू बुक्स बनाते हैं। थर्ड, अकाउंटिंग का रिलेशन क्या है? सिर्फ अकाउंटिंग करना, इसके अलावा वो कुछ और नहीं कर सकता। बट अकाउंटेंसी का काम है अकाउंटिंग के साथ साथ एनालिटिकल काम भी करना, यानी कि मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। अगर मैनेजर को फ्यूचर के लिए कुछ प्लान्स बनाने, पॉलिसीज बनानी है, तो वो अकाउंटिंग के थ्रू किया जा सकता है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है? टू नो द रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ओनली, सिर्फ इतना ही कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। मगर अकाउंटेंसी का काम होता है डिसीजन मेकिंग, यानी फ्यूचर में क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, फ्यूचर में कैसे हम प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, ये सारे डिसीजन मेकिंग हम अकाउंटेंसी में करते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक का तो सारा टॉपिक क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।